कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। इस वीडियो से पहले की वीडियो में हमने आपको विलयन चैप्टर से विलयन, उसके प्रकार और विलयन की शांता व्यक्त करने के तरीके के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हमने ग्राम प्रति लीटर शांता के रूप में, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता के रूप में किस तरह से शांता को व्यक्त किया जाएगा उसके बारे में चर्चा किया। उस पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में भी चर्चा किया था। आज हम सांद्रता व्यक्त करने की एक अन्य तरीके, जिसको मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश उस विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का योग के अनुपात को उस विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। इस प्रकार हम विलेय और विलायक के मोलों की संख्या या की सहायता से विलेय और विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। हमेशा विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। इसको सिद्ध करने के लिए परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। तो आज हम मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसको अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, क्या है ये? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय या विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। यानी विलेय और विलायक, विलयन में दो चीज उपस्थित है, विलेय और विलायक। अगर विलेय के मोल प्रभाज को ज्ञात करना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय और विलायक के मोलों की संख्या, और अगर विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात से हम इसका निकाल लेते हैं। यदि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के स्मॉल एन मोल तथा विलायक के कैपिटल एन मोल उपस्थित हों तो विलेय का मोल अंश, जिसको x1 हम कहते हैं, विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज x1 इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। यानी x1 बराबर हो जाएगा स्मॉल एन बटे स्मॉल एन धन कैपिटल एन। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसको x2 कहते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। यानी x2 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन बटे स्मॉल एन धन कैपिटल एन। तो इन समीकरण 1 और 2 इसको हम जोड़ेंगे, यानी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाजों का योग करेंगे तो समीकरण 1-2 को जोड़ने पर x1 प्लस x2 इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल एन बटे स्मॉल एन धन कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन धन कैपिटल एन। इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। यानी विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। अगर सिद्ध करने के लिए आता है परीक्षा में, सिद्ध कीजिए विलेय और विलायक के मोलों का योग, मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है, तो आप इस तरह से सिद्ध करके आप बता सकते हैं। तो ये विलेय या विलायक के का मोल प्रभाज या मोल अंश हुआ। इस पर यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसा कि ये एग्जाम्पल देकर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दिया गया क्वेश्चन है, यदि 5.8 ग्राम एसीटोन 36 ग्राम जल में विलेय हो तो दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करो। यानी एसीटोन और जल के मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये नोट कर लेना चाहिए कि इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया। जैसे विलेय के भार को स्मॉल w, उसके अणुभार को स्मॉल m, विलायक के भार को कैपिटल W और विलायक का अणुभार को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर हो जाएगा विलायक का भार कैपिटल W बटे विलायक का अणुभार कैपिटल M। तो यहाँ दिया गया स्मॉल w 5.8 ग्राम, एसीटोन का भार 5.8 ग्राम दिया गया है। एसीटोन का अणुभार स्मॉल m हम निकाल लेंगे, CH3COCH3 का अणुभार निकालेंगे, सभी परमाणु भारों का योग करेंगे तो 58 आ जाएगा। इसी प्रकार कैपिटल W विलायक है, इसमें जल विलायक है, इसे 36 ग्राम दिया गया है, और कैपिटल M यानी जल का अणुभार निकालेंगे तो 18 आ जाएगा।
अब हम विलेय और विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। स्मॉल n बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी 5.8 बटे 58, यानी 1/10 यानी 0.1 मोल आ जाएगा। इसी तरह से जल यानी विलायक का मोलों की संख्या ज्ञात करें कैपिटल W बटे कैपिटल M से। कैपिटल W 36 ग्राम, कैपिटल M 18 है, डिवाइड करेंगे 2 मोल आ जाएगा, यानी जल की मोलों की संख्या 2 है। अब हम प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। एसीटोन का मोल अंश या मोल प्रभाज x1 इक्वल टू हो जाएगा N1 बटे N1 प्लस कैपिटल N, वैल्यू रख देंगे 0.1 बटे 0.1 प्लस 2, यानी 0.1 बटे 2.1 आ जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करने पर 1/21 आ जाएगा। इसी तरह जल का मोल अंश या मोल प्रभाज x2 निकाल लेंगे। कैपिटल N बटे स्मॉल n धन कैपिटल N, यानी 2 बटे 0.1 प्लस 2, यानी 2 बटे 2.1, यानी 20/21, यानी एसीटोन का मोल प्रभाज 1/21 और जल का मोल प्रभाज 20/21 आ गया। दोनों को योग करके आप देखेंगे 21/21 यानी 1 आ जाएगा। इस प्रकार विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 हो गया। तो आज आपने यहाँ देखा मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज होता है। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। तो चाहे परिभाषा पूछी जाए, चाहे सिद्ध करने के लिए पूछी जाए विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है, चाहे इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आए, इस तरह से वैल्यू रख करके फार्मूले में रख करके आप मोल प्रभाज या मोल अंश आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के अन्य भी तरीके हैं। ये मोल प्रभाज या मोल अंश की डिफिनीशन है, इस पर आधारित किस तरह से फार्मूला प्राप्त हुआ ये आपको डिराइव करके दिखाया गया है, और इस पर किस तरह से सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस तरह से आप सॉल्व करके कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम विलयन की सांद्रता व्यक्त करने का जो अलग तरीका है वो है पीपीएम में सांद्रता। ये पीपीएम में सांद्रता क्या है, पीपीएम का पूरा फुल नेम है, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम में सांद्रता। ये क्या है, किसी विलयन की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख ग्राम, यानी 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। यानी पीपीएम में सांद्रता आप कह सकते हैं, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार मिलियन में, यानी आ जाएगा विलेय का भार ग्राम में, और अगर ग्राम में बिलियन का विभाग दिएगा तो 10 पावर 6 यानी 10 लाख से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे बिलियन का भार ग्राम में, बिलियन का भार ग्राम में। अगर विलेय और विलयन दोनों का भार ग्राम में है तो विलेय का भार ग्राम में गुणे 10 पावर 6 बटे बिलियन का भार ग्राम में। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम पीपीएम में विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। यानी विलयन की पीपीएम में सांद्रता बराबर होती है 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में संख्या ही उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। तो ये पीपीएम में सांद्रता हो गई। इसी तरह से एक सांद्रता व्यक्त करने का और तरीका है, उसको कहते हैं फार्मलता के रूप में। फार्मलता जिस तरह से नॉर्मलता, मोलरता आपने पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से फार्मलता भी होता है। वो यौगिक जैसे आयनिक ठोस हुआ जिसकी सांद्रता, आयनिक ठोस हुआ जिसका आणविक द्रव्यमान सही नहीं ज्ञात होता है, उस
आणविक द्रव्यमान के स्थान पर हम सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, तब उस विलयन की सांद्रता को हम फार्मलता पढ़ते हैं, इसको कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, यानी फार्मलता को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, यानी फार्मलता कैपिटल एफ बराबर हो जाएगा आयनिक ठोस का भार स्मॉल w बटे आयनिक ठोस का सूत्र द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन लीटर में। यानी जहां आणविक द्रव्यमान नहीं मालूम होता वहां हम आयनिक ठोस, जैसे आयनिक ठोस है उसके सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के आयनिक ठोस के भार में उसके सूत्र द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, तब उसका हमको फार्मलता में इसका सांद्रण प्राप्त हो जाता है, यानी फार्मलता एफ बराबर हो जाएगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे इसका आयनिक ठोस का सूत्र भार इसको हम डैश कर सकते हैं, गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में आयतन दिया गया तो 1000 से ऊपर गुणा हो जाएगा। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम फार्मलता के रूप में हम विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में ये फार्मलता और मोलरता एक ही चीज़ें एक ही तरह के सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। यहाँ हम आयनिक ठोस जो आयन के रूप में विभक्त हो जाते हैं, जिनका आणविक द्रव्यमान सही नहीं मालूम होता, उसके स्थान पर हम सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, तब विलयन की जो सांद्रता है वो फार्मलता कहलाती है। इसको कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के रूप में, नॉर्मलता के रूप में, मोलरता के रूप में, मोललता के रूप में, मोल प्रभाज के रूप में, पीपीएम के रूप में सांद्रता और फार्मलता के रूप में सांद्रता व्यक्त करने के तरीके के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। इस तरह से हम किसी भी तरीके से विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसी से संबंधित हेनरी का नियम क्या है, उस नियम की क्या सीमाएं हैं और उसका कहाँ उपयोग है, अगली वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के जो भी तरीके आपने पढ़ा है उस पर आधारित ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको जो बुक अलाउ की गई है, जो सूची में बताया गया है जिस बुक का नाम, उस बुक में उस प्रश्नों का एक बहुत बड़े प्रश्नों का संग्रह है। इस फार्मूले पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अधिकतम क्वेश्चन हल करने का आप अभ्यास कीजिए। जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे उतना ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिकतम से अधिकतम किताबों में दिए गए न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो संपर्क करके आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।